अस्सलाम वालेकुम। पहले डिस्कस करते थे। वैसे तो आज पहले डिस्कस करना था इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच, लेकिन वो अबैंडन हो गया, तो उसको तो आज डिस्कस नहीं कर सकते। वो सीरीज अब 2-1 पे ही रुकेगी और अगला मैच जो उसका 19 को होगा वो साउथ अफ्रीका खेलेगी सीरीज ड्रॉ के लिए और इंडिया खेलेगा जीतने के लिए। उसको जब होगा फिर अब डिस्कस करेंगे, आज तो उसको डिस्कस कर नहीं सकते। और आगे आज जो है वो जो मेन मैच है डिस्कस करने का वो है एशेस। एशेस का थर्ड टेस्ट स्टार्ट हो गया भाई। और पहला जो दिन था एडिलेड की विकेट पे, ठीक है भाई, बड़ी ही ज़बरदस्त बैटिंग विकेट है यार ये। शुरू के 8-10 ओवर जो था शायद आप कह लो, शायद 12-13 ओवर कर लो। उसके बाद भैया बड़ी सीधी विकेट है ये, मज़ेदार विकेट है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे निकलेंगे ये विकेट बेहतर होती जाएगी खेलने के लिए। गाबा में और पर्थ में जो हाल था उससे करोड़ गुना बेहतर होगा। मज़ा आएगा क्रिकेट देखने का यहाँ पे। मेरे हिसाब से बेहतर क्रिकेट होगी इधर। बैटर को भी फायदा होगा और बॉलर्स को भी होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी टॉस जीत के। ट्रेविस हेड और जेक वेदरल जो है वो ओपनर आए। अच्छा, उस्मान ख्वाजा को इन्होंने 1 घंटे पहले तक डिसाइड किया था कि नहीं लेना है, क्योंकि नीचे स्टीव स्मिथ खेलता है, ऊपर जेक वेदरल आ रहा है। लेकिन स्टीव स्मिथ फॉर सम रीज़न नहीं खेला। मेरा ख्याल है कोई इंजरी होगी या जो भी रीज़न होगा। तो आधे घंटे या 1 घंटे पहले उस्मान ख्वाजा को टीम में इन किया गया स्टीव स्मिथ की जगह पे। तो वो खेला है 2 डाउन, ठीक है। और आपका जो वो खेला है, क्या नाम है, ओपनर खेला है वो जेक वेदरल और ट्रेविस हेड खेला है। दोनों ने आके शुरू में थोड़ा सा ना स्टेबलाइज करने की कोशिश करी। ट्रेविस हेड वाज वेरी अनलाइक ट्रेविस हेड। बॉल मिली तो मारा और नहीं मिली तो रोक लिया। ट्रेविस हेड ऐसे आमतौर पे खेलता नहीं है। 28 बॉलिंग खेली, 10 रन बनाए। ट्रेविस हेड की ये गेम होती नहीं है, एक चौका मारा 28 बॉलों का, 28 बॉलें लेगा एक चौका मारने के लिए ट्रेविस हेड। तो ये उसकी गेम थी नहीं, लेकिन बहरहाल ऐसा लगा कि जैसे वो थोड़ा सा बॉल पुराना करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद फिर वो चार्ज करेगा। जेक वेदरल भी शुरू में आराम आराम से खेल रहा था, लेकिन फिर एंड में उसने एक ओवर में 3 चौके भी लिए। वो तेज हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। जेक वेदरल की एक अच्छी चीज जो मुझे लगी है ना, वो ये है कि ये स्ट्राइक भी करता है, ड्राइव्स भी पूरे, कट शॉट भी पूरे, ग्लांस भी पूरा, फुल शॉट भी है, सब सारे शॉट्स हैं। ये तो हैं ही हैं। स्ट्राइक रोटेशन भी बड़ी अच्छी है। शायद यही वजह है कि उस्मान ख्वाजा पे इसको प्रेफर कर दिया गया है, क्योंकि ये स्कोर रोकने नहीं देता। टेक्निकली तो अच्छा है ही, स्कोर नहीं रोकता। 6,500 6,000 को आसपास के रन किए हैं उस्मान ख्वाजा ने। उसको बिठा के जेक वेदरल को लाना, ठीक है उस्मान ख्वाजा 38 का हो गया होगा, 39 का हो गया होगा, एज भी हो जाती है, लेकिन फिर भी फॉर्म तो है। श्रीलंका में डबल 100 करके आया हुआ भाई, मजाक नहीं है डबल 100 करना। आप श्रीलंका तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जब डबल 100 की, और डबल 100 होता है, ठीक है ना। तो डबल सेंचुरी करके वो बंदा अपनी टीम में जगह ढूंढ रहा था, इत्तेफाकन खेला और पहले, और आज बड़ी अच्छी बैटिंग कर गया। जेक वेदरल और ट्रेविस हेड शुरू में जिस तरीके से खेल रहे थे, देख के ये लगा कि जैसे ये स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में चार्ज करेंगे। और इन्होंने 7 ओवर तक कोई, 7 या 8 ओवर तक कोई 33 रन किए थे, तो कोई इतनी बुरी एवरेज नहीं है। लेकिन लग ये रहा था कि आराम आराम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जेक वेदरल थोड़ा सा तेज हो गया था, एक ओवर में 3 चौके लगा दिए था। उसके बाद एक फायरी बॉलर स्पेल आता है जोफ्रा आर्चर का, और एकदम से पता नहीं क्या वो उसने एक ऐसी एफर्ट बॉल करी बाउंसर के, जेक वेदरल जो है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा खेलता भी जरा झुक के, जरा बैठ के खेलता है नीचे, तो वो जब बाउंस थोड़ा सा ऊपर हुआ है ना, तो उससे संभला ही नहीं, उसने कैच दे दिया पीछे। और वो सही तरीके से उसको बॉल को संभाल कंट्रोल ही नहीं कर सका। तो जोफ्रा आर्चर ने यहाँ अपनी प्योर पेस और बाउंस से उसको रिसीव किया। अच्छा, दूसरे एंड से जो बॉल कर रहा था ब्राइटन कार्स, यार इंडिया के, इंग्लैंड के बॉलरों का ये बड़ा सख्त मसला है यार। इन लोगों को नए बॉल से बॉल ही नहीं करने की जगह पता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई क्रिस वोक्स आईएल T20 में क्या कर रहा है। आपको यहाँ पे उसे लाना चाहिए था, इतनी अच्छी विकेट्स हैं, स्विंग होता है,
85 माइल्स एन आवर भी इनफ है अगर बॉलर के पास स्विंग मौजूद है और कंट्रोल मौजूद है। तो ब्राइडन कार्स बुरा बॉलर नहीं है, बहुत अच्छा बॉलर है। लेकिन शुरू के 7 ओवर ये जिस तरीके से बॉल कर रहा था, कमेंटेटर ये कह रहे थे यार बेहतर होगा बेन स्टोक्स खुद आ जाए, ये कमेंटेटर बोल रहे थे। ठीक है, वो तो इत्तेफाक से उसने एक बॉल आगे ऐसा किया कि ट्रेविस हेड ने ड्राइव ड्राइव खेला और कैच दे दिया कवर्स पे। इसका जितना भी बॉल, ये ओवर राउंड द विकेट बॉल कर रहा था, ट्रेविस हेड को बॉल अंदर आ रहा था, तो हर बॉल अंदर आ रहा था, बैट्समैन सेट हुआ हुआ था। जब मैं ये देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि अबे एक बॉल अगर तू सीधी कर दे आगे करके या बाहर निकाल दे तो ये एज दे देगा। ठीक है, लेकिन हर बॉल अंदर, हर बॉल अंदर, हर बॉल अंदर। 7 ओवर के बाद जब जोफ्रा आर्चर ने गेवरदेल को आउट किया, उसके बाद अगले ओवर में 8वां ओवर था या 9वां ओवर था, तो 33 रन पर ही एक विकेट गिरी उसकी, जेक वेदरल की। 33 रन पर ही ट्रेविस हेड की भी विकेट गिर गई। वो बॉल थोड़ा सा पड़ के बाहर की तरफ हुआ, उस पर उसने थोड़ा सा वो मिस टाइम कर गया और कैच दे दिया ट्रेविस हेड ने। अब तुम हर बॉल अंदर की जा रहे हो, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए यार, इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हो कि भाई अगर 3 बॉलें अंदर की हैं तो एक सीधी कर दो और आगे करो। कितनी बॉलें लोग इन दोनों ने शॉट की हैं। नए बॉल से दोनों को, जोफ्रा आर्चर को भी और ब्राइडन कार्स को, जोन नहीं मिल रहा था। वो तो इत्तेफाक से 2-4 बॉलें जगह पे पड़ी और उन्हीं पे विकेटें निकल गई। अच्छा स्टार्ट नहीं था बॉलिंग में। लेकिन उसके बाद फिर जब ये दोनों आउट हुए तो फिर मार्नस और उस्मान ख्वाजा है, इन्होंने थोड़ा सा स्टेबलाइज किया, फिर ये लेके चले। उस्मान ख्वाजा तो खैर बहुत ही अच्छी इनिंग खेल गया 82 रन की, लेकिन मार्नस भी सही लग रहा था। मार्नस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई ये आदमी शफल बहुत करता है यार, समझ से बाहर है। ये ऑफ ऑफ की बॉल जो बिल्कुल मिडिल ऑफ स्टंप पे आ रही होती है ना, लगने वाली होती है, उसको लीव कर देता है। पता नहीं क्या वो दिमाग है भाई। पर भाई जब तेरे ऑफ स्टंप पे बॉल आ रहा है, थोड़ा सा शफल करके, अच्छा हिलता भी नहीं है, जहां से स्टार्ट लिया है वहीं से खेलता है। ये नहीं है कि अगर बॉल बाहर से, बाहर बॉलर कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा शफल करके बॉल की लाइन में आ जाओ, नहीं, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा और फिर ऑफ की बॉल नहीं छोड़ देगा। तो मुझे ये, मतलब इसकी टेक्निक ठीक है, मेहनती बंदा बहुत है, टेस्ट में अच्छा स्टार्ट लिया हुआ है, बाबर आजम की तरह जो है स्टार्ट लेके एक जगह फंस गया, स्टेगनेट हो गया, अब आगे नहीं जा पा रहा। तो लेकिन मेहनती तो है। और पैट कमिंस की क्वालिटी ये है कि भाई वो अपने मेन बंदे नहीं छोड़ता। उसने नेथन लाइन को भी इन किया इसमें और मार्नस को भी इन कर दिया। खैर मार्नस तो पहले ही भी इन था लेकिन ड्रॉप नहीं होने दिया। तो मार्नस भी अच्छा खेल रहा था। लंच के टी के आपका पहला सेशन खत्म हुआ है, लंच के बाद टीम वापसी आई है। पहले ही ओवर में मार्नस एक बॉल गलत खेलता है, कोई ज़्यादा तेज भी नहीं थी, मेरा ख्याल है पहला बॉल था, वो बाउंस रीड नहीं कर सका क्या हुआ, तो उसने जो है वो मिड विकेट पे कैच दे दिया। उसी ओवर के अंदर कैमरन ग्रीन ने भी सेम बॉल पे कैच दे दिया। तो ये तो दोनों विकेटें निकल गई पहले ही ओवर में, ये तो काम हो गया खराब इनका। उसके बाद फिर उस्मान ख्वाजा और एलेक्स कैरी ने खेली है आज वो नॉक जिससे ऑस्ट्रेलिया खड़ा है जहां खड़ा है। उस्मान ख्वाजा 82, एलेक्स कैरी 106, 143 बॉल्स पे। और मेरा ख्याल है ये उसका एलेक्स कैरी का जो है वो होम ग्राउंड है, तो उसके लिए एक स्पेशल नॉक थी और उसकी एशेस की और टेस्ट की पहली 100 है। अच्छा खासा पुराना प्लेयर है, पहली दफा 100 किया है उसने, तो उसके लिए भी एक इमोशनल मोमेंट था। और बड़े टाइमली 100 है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जहाँ विकेट अच्छा होगा ना बैटिंग करने के लिए, ये बंदा अच्छा खेल लेता है एलेक्स कैरी, ये स्ट्रोक मेकर है। जहाँ बॉल बल्ले पे आएगा ये मारेगा, ये रोकता नहीं है। तो आज इसको इस मैच में इसको इसकी मर्जी की विकेट मिली है तो उसने खेला है। मुश्किल जो नॉक में बोलूँ ना खेली है वो उस्मान ख्वाजा ने खेली है, जब बॉल पूरी तरह हिल रहा था। उस्मान ख्वाजा का 5 रन पे एक जॉर्ज टंग की बॉल पे कैच उछला स्लिप के अंदर और हैरी ब्रुक ने कैच छोड़ दिया। तो ये इंग्लैंड जो है ये एशेज जीतने आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कैशेस छोड़ने के सारे रिकॉर्ड अगर कभी बनने हैं तो वो इस एशेज में बना के जा रहे हैं। पिछले टेस्ट मैच में इतने कैच छोड़े, अभी इस कैच टेस्ट मैच में एक कैच ऑलरेडी छोड़ चुके हैं जिस बंदे ने 80 रन डाल दिए। फिर उसके बाद जॉश इंग्लिश ने भी अच्छा खेला, उसको जॉश टंग ने आउट कर दिया, बोल्ड मारा।
पैट कमिंस थोड़े बहुत रन करके गया, मिचेल स्टार्क और नेथन लायन अभी खड़े हैं। मैं इन सब में सबसे दर्द वाली बैटिंग अगर किसी की थी ना, जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है इंग्लैंड को, वो है मिचेल स्टार्क। 33 रन। अरे भाई बॉलर मार रहा है यार, पिछले मैच में 60-70 रन कर गया था, इस मैच में फिर 33 रन कर गया। अभी इनके 8 आउट हुए हैं, नेथन लायन खड़ा हुआ है और नीचे स्कॉट बोलैंड खड़ा हुआ है और मिचेल स्टार्क खुद खड़ा हुआ है। अब ये जहन मानने को मेरे तैयार नहीं है कि ये इतनी जल्दी आउट हो जाएगा। ये तो पूरे बैट्समैन की तरह खेल रहा है भाई। 63 बॉल्स, 33 रन। मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई बड़े जल्दबाजी में शॉट मार रहा हो या कुछ कर रहा हो, तरीके से खेल रहा है। जो बॉल मिल रही है उसे मार भी रहा है। लग नहीं रहा कि कहीं से भी ये बैट्समैन नहीं रहा यार, ये तो पूरा बैट्समैन लग रहा है मुझे। तो कहने को 326 पे 8 हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्कोर में अभी 35-40 रन और डलेंगे। कहने को 8 आउट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 40 रन और डाल लो यहाँ से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी टेल बड़ी स्ट्रांग है यार, बहुत स्ट्रांग टेल है। पैट कमिंस भी खेलता है, स्टार्क भी खेलता है। पैट कमिंस तो खैर आउट हो गया। नेथन लायन भी बैटिंग जानता है। फिर स्कॉट बोलैंड भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर रहा है, वो भी बल्ला चला लेते हैं भाई। तो ओवरऑल अगर ये स्कोर कहीं से भी 350 क्रॉस कर गया ना बॉस, ये मैच ऑस्ट्रेलिया का है। गेम तो तभी बनेगी जब 350 के अंडर आउट करके आप खत्म करो उनको, तो आप इन पे लीड मार भी पाओगे। वरना ये मैं, हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि ये बैटिंग विकेट है और इंडिया का और इंग्लैंड का इसमें आइडियल चांस है कमबैक करने का। इससे अच्छी विकेट शायद मिलेगी नहीं कमबैक करने के लिए। आइडियल विकेट है कमबैक की। तो इस विकेट पे सबसे अच्छा चांस है कि इंग्लैंड जो है ना वो 450, 400, 450 बोर्ड पे लगाए पहली इनिंग में। लेकिन 400 रन का भी फायदा तभी होगा जब 400 रन से कम पे आउट किया होगा भाई। अगर उनसे खुद 360 से जो 70 खा के बैठ गए तो 400 रन का भी कोई फायदा नहीं होना। बात तो तब है जब 350 के अंदर रुको, तो आपकी बैटिंग कुछ करेगी। तो ये समझना है कि ये 326 पे 8 तो हो गए हैं, लेकिन अब इसको क्लोज करना है जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, जब दिन शुरू हो। तो फायदा है जो आज पूरे दिन मेहनत करी, वरना फिर कोई फायदा नहीं है अगर रन पड़ जाए तो खैर एक तो ये है। मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन ये है कि ये मैच, आज मैं देख रहा था, इंग्लैंड की टीम बड़ी पंप थी यार। उनके चेहरों से नजर आ रहा था जीतने तो आए हैं। ठीक है वो सामने वाला भी जीतेगा, वो भी अपनी पूरी जान लगा रहा है और क्या कहते हैं रन भी पड़ रहे हैं उन्हें। बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट मैंने वही कहा बैटिंग विकेट है। बॉल बल्ले पे आ रहा था उसको और चौके लग रहे थे उसे। इन्हीं पे वो विकेट भी निकालता है, इन्हीं बॉल्स पे। लाइन लेंथ का भाई अगर कोई एक्यूरेट बॉलर है तो वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो अभी भी बेन स्टोक्स ही है इनके पास। एक बॉलर जिसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है, जो कि मुझे इंडिया की सीरीज में भी बहुत अच्छा लगा था और इस सीरीज में भी बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, उसका नाम है जॉश टंग। देखो ये जो बॉलर होते हैं ना जो कि अपनी रिस्ट मारते हैं, जब ऊपर से हाथ लाते हैं तो रिस्ट से पेस जनरेट करते हैं। चाहे वो यूं कर रहे हैं या यूं कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ये बॉलर जो होते हैं ना भाई, ये नायाब है। ये दुनिया में बड़े काम आए हैं। मैं अगर रिस्ट वाले बॉलर्स की बात करूं तो एक तो जसप्रीत बुमराह है खुद। दूसरा, और पीछे चले जाओ अगर, तो होते थे दो बॉलर जिन्होंने क्रिकेट को रूल किया है, उनका नाम था कर्टली एम्ब्रोज और कर्टनी वॉल्श। दोनों ऊपर से यूं ला के रिस्ट मारते थे और उनका बॉल रीड ही नहीं होता था। तो ये एक नायाब कमोडिटी है। मतलब है कि मैं जॉश टंग को कभी बाहर ना करूं टेस्ट मैचेस से, कंसिडरिंग जो जो गिफ्ट इसके पास है ना अपनी रेस्ट मारने का। सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो है कंट्रोल नहीं है बॉल पे। तो उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे गस एटकिंसन और बाकी बॉलर हैं, ये आते हैं बॉल को एक कन्वेंशनल बॉलर की तरह फेंकते हैं, बॉल स्विंग लेता है, एक नॉर्मल एक्शन है। इसका एक्शन नॉर्मल नहीं है भाई, ये मारता है रेस्ट। और इसने जो जॉश इंग्लिश को बोल्ड मारा है, बॉल जितना शार्प अंदर आया है, कोई ऐसे ला के दिखा दे अगर रेस्ट नहीं मारता तो। कोई भी बॉलर होगा ना वो यूं स्विंग मारेगा, स्विंग रीड हो जाएगा। लेकिन जब आप रेस्ट मारते हो ना तो फिर बॉल
एकदम से जैग होता है, जैग बैक होता है अंदर। और यही हुआ है आज जॉश इंग्लिस के साथ। इसका एक बॉल जॉश इंग्लिस को बाहर निकला था, उस पर एज निकला, पीछे कोई स्लिप नहीं थी, चौका हो गया। अगला बॉल उसने अंदर किया, अगला नहीं मतलब थोड़े बाद का, अंदर किया, उस पे इसने एज मार के अंदर कर दी बॉल। तो कहने का मतलब है कि देखो, बॉलर के पास दोनों बॉलें हैं, बॉलर के पास हाइट है, बॉलर के पास पेस है, 140 140 प्लस का पेस है। और क्या चाहिए भाई, जान लेनी है क्या। अब रह क्या गई ये चीज, सिर्फ एक्यूरेसी रह गई है। जिस दिन ये बंदा एक्यूरेसी पकड़ लेगा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इसने इंग्लैंड को, मैं आज ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड कर लो, मार्क कर लो इसको, ये बंदा इंग्लैंड को इतनी फतुहात दिलाएगा टेस्ट मैचेस में जिसका आपकी सोच नहीं है। क्योंकि ये जो बॉलिंग का एक्शन है ना, रिस्ट वाला, ये बॉलर मिलना मुश्किल है, नहीं मिलते। मैं बता रहा हूँ ना, गिनती के नाम निकाल लो, हिस्ट्री में गिनती के नाम निकलेंगे जिनकी जो अपनी रेस्ट मारते थे। एक और बॉलर होता था, शॉन पोलॉक, साउथ अफ्रीका में, वो भी यूं रेस्ट ऊपर से लाके यूं रेस्ट मारता था। ये बॉलर बड़े कम होते हैं दुनिया में यार। और इनको पेस भी मिल जाती है, इनको स्विंग भी मिल जाती है, रिवर्स भी मिल जाता है, इनको सब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट जो है ना, सब कुछ रेस्ट जनरेट कर रही है। लेकिन एक्यूरेसी भाई, वो होना जरूरी है। आपकी बॉलिंग जितनी भी तेज हो, जितनी भी आपके पास स्किल हो, लेकिन अगर बॉल जगह पे नहीं है तो फिर बैट्समैन तो कूटेगा आपको। एलेक्स कैरी ने बहुत जगह पे इसको आगे निकल के सिर्फ बल्ला स्लैश कर दिया, उसने खुद भी नहीं देखा बॉल कहाँ जाएगा, और बॉल गया बाउंड्री पे 4। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये क्या करेगा। ठीक है, ऑफ पे बॉल सीधा सीधा यूं आ रहा है, उसने बस यूं बल्ला रखा और गई। तो एक्यूरेसी, वो पॉइंट डिसाइड करना कि कहाँ बैट्समैन को रखनी है बॉल, जिस दिन जॉश टंग ने वो पकड़ लिया, ये इंग्लैंड का दूसरा बड़ा बॉलर बनेगा आफ्टर जोफ्रा आर्चर। ठीक है, बागवुड तो खेलता नहीं है ज्यादा, तो वो आउट भी हो गया सीरीज से, तो उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन आफ्टर जोफ्रा आर्चर, अगर कोई ऐसा बॉलर है जिसके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करने की स्किल है, तो वो जॉर्ज टंग है। द ओनली प्रॉब्लम इज एक्यूरेसी, इसके बाद एक्यूरेसी नहीं है। इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ भी इसीलिए पिटाई है, इसलिए नहीं कि बॉलिंग बुरी कर रहा था, इसलिए नहीं कि पेस नहीं था, सब कुछ था, एक्यूरेसी नहीं थी। अब किसी को, बेन स्टोक्स को या इनके कोचेस को या जो भी इनका स्टाफ है, किसी को जाके ऐसे ये बताना पड़ेगा कि यार अपनी विकेट टेकिंग डिलीवरीज को डिसाइड कर लो भाई, विकेट टेकिंग डिलीवरीज अपनी पकड़ लो, और फिर उन पे स्टिक करके अपने आप को प्रैक्टिस करो, ताकि आप उस चीज पे रवा हो जाओ जहां से विकेटें निकलती हैं। आज इसने हर जगह बॉल किया है, हर जगह, अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं, ऑल ओवर द प्लेस था ये कोई ठीक है, इसने आज 2 आउट तो कर, ये 2 आउट किए, एक किया, लेकिन ये ऑल ओवर द प्लेस था। कोई अच्छी बॉलिंग आप कह नहीं सकेंगे, क्योंकि एक तो कैच छूटा इसका, वो बैड लक हो गई, ले और एक इसने बोल्ड मारा। ये हर मैच में 3 4 आउट 5 आउट कर सकता है यार, विदाउट मच एफर्ट, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो ये कहानी है, इससे बेहतर करना होगा। और 326 को अंडर 350 अगर क्लोज करता है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के पास चांस है। वरना फिर भाई दूसरी तरफ पैट कमिंस आ गया है बॉलिंग में, उनकी बॉलिंग और स्ट्रांग है। अब माइकल नीसर नहीं मिलेगा आपको, अब आपको ब्रेंडन डॉजेट नहीं मिलेगा, अब पैट कमिंस खुद है। और ये विकेट स्पिन भी ले रहा है, तो नेथन लायन भी आएगा। तो अब बॉलिंग अटैक और स्ट्रांग है, 350 के अंडर क्लोज करेंगे तो चांस है, वरना फिर चांस हाथ से, ये मैच भी हाथ से निकलता जाएगा, ये मैं बता दूं। और ऑस्ट्रेलिया अगर ज्यादा कहीं फंसा तो वो ड्रॉ पे भी ले जा सकता है, क्योंकि एक दिन तो फारिग कर दिया उन्होंने। तो ये इसको समझना पड़ेगा आपको कि अगर जीतना है, 350 के अंडर क्लोज करो उनको, तो चांस है। तो देखते हैं आगे मैच क्या होता है। अच्छा, ये तो हो गया भाई इंग्लैंड और एशियन टेस्ट का पहला, एशेज का पहला टेस्ट। और फिर उसके बाद आ जाओ अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप होने वाला हो रहा है, उसमें आज बस एक ऐसी सेरेमोनियस मैच था, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था, वो बांग्लादेश जीता। बांग्लादेश अ, और अफगानिस्तान और नेपाल का मैच था, तो उसमें अफगानिस्तान ऑफ कोर्स जीत गया।
तो ये दोनों टीमें ही बाहर हो गई हैं, नेपाल भी बाहर है, अफगानिस्तान भी बाहर है। बांग्लादेश और श्रीलंका में से 19 तारीख को श्रीलंका का इंडिया से होगा और हमारा बांग्लादेश से होगा। बस फिर जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। तो अब 19 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट हो गई है, इसको देखना पड़ेगा। 19 को ही इंडिया का दूसरा आखिरी वनडे और T20 भी है, तो वो भी देखेंगे। अच्छा भाई, फिर हम आ जाओ हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट पे। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या चल रहा है भाई? सारे के सारे लीग्स के खेलने वाले प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं बुरे तरीके से। मैं यहाँ पे नाम लिखे ताकि एक दफा डिस्कस तो करेंगे, जो गए हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स गए हैं, वो कर क्या रहे हैं। बाबर 2 इनिंग कर चुके हैं, दोनों में से कुछ नहीं, दोनों में कुछ नहीं। आज कोई 8-9 रन बनाए, उसमें भी स्कोर नहीं हुआ। चलो पहले तो छोटा मैच था, उसमें उसमें कुछ नहीं हो सका, आज भी कुछ नहीं हो सका। और सिडनी का ग्राउंड बैटिंग के लिए आसान होता है, उधर भी बैटिंग नहीं हुई भाई, सबसे कैच हो गया। हसन अली एडिलेड स्ट्राइकर से खेल रहे हैं, नो नोटेबल परफॉर्मेंस। शादाब शादाब को आप वो हद तक कह सकते हैं, उसने 1 विकेट ली और अपने एक मैच में, और कोई 20-25 रन, 30 रन के आसपास का स्कोर डाला, एक छक्का वक्का भी मारा था। लेकिन यह बड़ा ही ऊट पटांग लगता है जब ये छक्के मारा था। ही इज नेवर इन शेप। ये मैं इसीलिए कहता हूँ, ही इज अ बॉलर हु कैन बैट। ठीक है, हम ये ऑलराउंडर नहीं है, हम इसे ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिला वजह की। वो नहीं बन पा रहा। पाकिस्तान में आगे पिंडी की पिचेस में ठा ठा मार लेता है, तो हम समझते हैं कि जी बड़ा अच्छा ऑलराउंडर बॉलर है, जिसे थोड़ी बहुत बैटिंग आती है, कर लेगा 25-30 रन। कभी मैच नहीं जिता के देगा 7.5 नंबर पे, ये बात ध्यान में रख लेना। नवाज मैच जिताता है, ये होता है ऑलराउंडर। ठीक है ना? शादाब इज नॉट एन ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलर हु कैन बैट। ठीक है, तो अगर वो बॉलिंग सही नहीं कर रहा है तो भाई उसकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। अगर वो बॉलिंग सही कर रहा है तो फिर उससे आप बैटिंग का एडवांटेज ले सकते हो। ये होनी चाहिए शादाब की ड्रॉप डिस्क्रिप्शन। लेकिन हम ऑलराउंडर का टैग लगा के उसको किसी भी ऑलराउंडर के ऊपर आके रख देंगे, जबकि वो ऑलराउंडर है ही नहीं मेरी नजर में। जिस तरह के शॉट मैं मान रहा हूँ, छक्के भी मांगे मारे, जो कि वो जाके जरा शॉट्स देख लेना मारे कैसे हैं भाई, ये देख लेना, ताकि ये क्लियर तो पता तो चल जाए कि मैं जो बात कह रहा हूँ क्या है। शॉट तो है वो, छक्के भी हैं, चौके भी, किस बेहुदा अंदाज से लगे हैं, उसका अपनी बॉडी का शेप आउट हो गया, छक्के लग गए बस। तो ये बैट्समैन नहीं है भाई, ये बैटिंग स्टाइल नहीं होते। बड़ा मैच में तो उसको कोई भी पकड़ लेगा। तो खैर, उसके बाद फिर हसन नवाज है, फिर फ़खर है, फिर नसीम शाह। कोई परफॉर्मेंस नहीं। हसन नवाज पिछले मैच में अबू धाबी नाइट राइडर से जो हुआ था, उसमें ओपनर, उसमें 1 डाउन गया। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये गए उसमें, वहां पे जाके इसने 2 छक्के लगाए। एक इसने इधर मारा छक्का, दूसरा बॉल उसने बंदे ने थोड़ा सा सीधा किया तो उसने सीधा मारा। और फिर जो अगला बॉल उसने किया, वो उसने बाहर से आके उसको ऑफ पे कर दिया, तो ऑफ पे मिस क्यों कर दिया। यानी मैं ये कह रहा हूँ यार, इतने अगर रीड रीड होने वाले प्लेयर बैट्समैन बन जाओगे ना कि आ, अगले को नजर आ गया कि भाई या तो ये यूं मारेगा या ये यूं मारेगा, यहाँ पे मैं फंसा लूंगा उसको। तो उसने ओवर द राउंड द विकेट आके आपको बाहर बॉल निकाला, थोड़ा सा बाहर 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 की तरफ स्विंग हुआ बॉल, एज लगा और कैच गई बाउंड्री पे, लेकिन कैच हो गया। आपसे यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकी पावर। तो प्री मेडिटेटेड शॉट्स कि जी मैं तो यूं कवर करूंगा और मैं यूं मार दूंगा या मैं यूं मार दूंगा, तो आपको लग रहा है कि 1 डाउन की पोजीशन पे आपको कोई बॉल आपके आर्क के अंदर देगा, तो अपनी लिमिटेशंस खुद दिखा रहे हो। फिर इस तरीके से तो नहीं आगे कुछ हिसाब किताब बन सकता। नसीम शाह सिवाय एक सुपर ओवर जो अच्छा किया था, उसके अलावा कोई ऐसी खास बॉलिंग नहीं करी है, बस ठीक बॉलिंग की है। बहुत कोई ऐसा नहीं है कोई 3-4 आउट करके कोई मैच एक तरफ किया हो। ना हसन अली ने कोई ऐसा स्पेल किया है, ना शादाब ने ऐसा कोई स्पेल किया है, ना नसीम शाह ने कोई ऐसा स्पेल किया है। ये वो हमारे प्लेयर हैं जो गए हुए हैं बाहर इम्पैक्ट डालने के लिए, लेकिन ये इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, ये सिर्फ एक एज ऑर्डिनरी प्लेयर खेल रहे हैं। थोड़ा सा जरा इसको यूं सोचो कि अगर हमारे मुल्क में कोई फॉरेन पिक आती है, कोई बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर ले लो, ये क्या नाम है उसका, सिकंदर रजा को ले लो जिम्बाब्वे का। वो तो कोई इतना हैवी नाम भी नहीं है, बस ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है, काउंटी उसका लीग्स का।
तो अगर वो भी हमारे मुल्क में आता है और लाहौर कलंदर से खेलता है, तो लाहौर कलंदर उससे एक्सपेक्ट करती है कि यार ये 3 मैचेस में से 10 मैच से 2 मैचेस 3 मैचेस तो जिताएगा अकेला, और वो जिताता है। डैरिल मिचेल को लाहौर कलंदर ने लिया, डैरिल मिचेल ने 2 मैच जिताए, ठीक है। कॉलिन मनरो को इस्लामाबाद लेती है, तो वो एटलीस्ट 10 में से 2 मैचेस अपने दम पे जिताता है। ये हर इंटरनेशनल प्लेयर का यही हिसाब होता है। अब ये जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, इनसे तो एवरेज प्लेयर बैटिंग नहीं हो रही, एवरेज बॉलिंग नहीं हो रही, ये मैच जिताएंगे? ये तो अपनी जगह पे भर्ती पूरी कर रहे हैं अपनी वहां पे। इस बार तो चले भी गए हैं। मैं तो ये डर रहा हूँ कि अगर ये सीजन खत्म हुआ, जो कि बिग 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 बैश में भी चलेगा और सीजन, लेकिन अगर ये सीजन लंबा चला और इसमें इनकी कोई बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आई, तो भाई ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 40 रन के लिए आपको नहीं रखेगा, ये मैं बता दूं। अनटिल एंड अनलेस उनको ये मजा आ रहा हो देख के कि यार ओहो पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं, इंडिया फॉलो कर रहा है, क्योंकि बाबर को हमने ले लिया। अगर तो आई बॉल्स की बात है तो हाँ ठीक है, वो तो फिर तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर आपने क्रिकेट की क्वालिटी देखनी है और उसमें अगर इसने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, तो भाई वो टाइम दूर नहीं है कि इसी सीरीज में बिठा देगी ऑस्ट्रेलिया को और सिडनी सिक्सर्स। अपनी जगह संभालनी है तो रन करने होंगे। और दूसरा उनका एक और प्लेयर है जॉर्ज फिलिप, जरा जाके देखो वो खेल कैसे रहा है। जॉर्ज फिलिप भी सिडनी सिक्सर्स में ही खेल रहा है। देखो जरा बाबर और उन दोनों में से बेहतर बैटिंग कौन कर रहा है। जॉर्ज फिलिपी के शॉट देखोगे आप अपने कान पकड़ोगे कि यार बैटिंग ऐसे होती है। और ये हमारे वालों के शॉट देखो जरा किस तरीके के हैं। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कप भी हमारा चल रहा है। प्रेसिडेंट कप में भाई एक प्लेयर है जिसने डबल दो, इमामुल हक, जिसने बैक टू बैक 200 मार दिए यार। मानना पड़ेगा और अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। जोर लगा रहा है, पूरा जोर दे रहा है कि मैं पाकिस्तान टीम में दोबारा जगह करूं। पहले भी इसने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 300 रन किए थे, तो टेस्ट में वापसी आया था और बनता भी रहा है। 300 रन मजाक, 300 तो आदमी ख्वाब में कर देना तो उसका चांस बन जाना चाहिए। इतना बड़ा स्कोर होता है 300। 300, 100 नहीं होता, 3 से एक साथ स्ट्रेट लाइन से करते, बेशक छोटी टीम हो यार फिर भी 100 होता है। और 300 तो वो किया, उसके बाद टेस्ट में आया, अभी 2 बैक टू बैक 100 मार चुका है। फिर अभी जो है अपनी जगह बनाने की ओडीआई में कोशिश कर रहा है। कोई ओडीआई का बड़ा टूर्नामेंट नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में हमारा ओडीआई का जो 1 2 3 है वो है क्या? फखर, साइम, बाबर, ठीक है ना, ये 4 हैं, ये 3 है। तो उसके बाद रिजवान रिजवान जो भी आता है आपका, सलमान है, जो भी है। तो हमने बॉलर्स के लिए तो इतनी चॉइसेस रखी हुई हैं। स्पिनर हैं तो 3 हैं, फास्ट बॉलर हैं तो 4 हैं, 3 4 हैं। सवाल ये है कि भाई ये जो ओपनर है हमारे, फखर, साइम और बाबर, ये स्टील के बने हुए हैं क्या? ये स्टील के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं कि ये कभी खराब नहीं होंगे, ये कभी इंजर्ड नहीं होंगे, इनको कभी रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा फॉर्म में होंगे। इनके साथ एक बंदा अगर रख लोगे आप तो क्या मसला हो जाएगा? एक ऐसा बैट्समैन जो 100 करना जानता है, ओडीआई की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको रख लोगे तो उससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि अगर इन तीनों में से कोई भी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो एक आदमी रिप्लेस कर लेगा। एक और नाम जो कि आना चाहिए वो है साहबजादा फरहान, लेकिन ठीक है, साहबजादा फरहान का भी चांस बनता है। लेकिन जो ओडीआई में इतने रन्स लगा रहा है भाई, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। और इमाम की बात अच्छी मुझे ये लगती है कि देखो वो सिस्टम से मायूस नहीं हुआ। 50 की 47 की एवरेज है भाई, मैं भी एवरेज निकाल रहा था इसकी, देख रहा था। लिस्ट ए की एवरेज 49, फर्स्ट क्लास की एवरेज 43 और ओडीआई की एवरेज 47। भाई ये नॉर्मल स्टैट्स नहीं है, ये बहुत ऊपर के स्टैट्स हैं। यानी आदमी कहीं ना कहीं तो लैग करेगा ना, ये कहीं भी लैग नहीं किया हुआ। टेस्ट में कम है इसकी, टेस्ट में इसने वापसी की है अभी 36 की एवरेज। लेकिन अगर आप ओडीआई फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए की बात करो तो भाई 100 मैचेस खेला हुआ बंदा है। 100 मैचेस फर्स्ट क्लास, 100 मैचेस लिस्ट है, और उसमें 45 प्लस की एवरेज मेंटेन करना
भाईजान मजाक नहीं है यार, मजाक नहीं है। 49 की एवरेज है रेस्ट टाइम में, 50 की एवरेज, मजाक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अभी आपके पास शाहजादा फरहान भी एज ए कैंडिडेट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ उसको इग्नोर नहीं करना है यार। देखो जो परफॉर्म कर रहा है ना, उसको चांस मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या है, वो क्या कर रहा है, सिस्टम में रह के मेहनत ही कर रहा है ना। पहले तो ये था कि जी आ गया था पर्ची पे और फलाना इंजमामुल हक की उस पे आ गया, या कुछ भी रीजन बना हो आने का। ठीक है, हम भी जानते हैं कि पहले शायद इसका मेरिट नहीं बनता था, लेकिन अभी तो पूरा मेरिट पे खड़ा हुआ है, तो इसका चांस बनता है। मेरा ख्याल है कि पहले 3 के साथ एक रिप्लेसमेंट में इसको रखना चाहिए। इससे पाकिस्तान को ही फायदा होगा। तीनों में से फखर, साइम और बाबर, जो इंजर्ड हो, किसी को कोई प्रॉब्लम फिटनेस का इशू हो, किसी को रेस्ट देना हो, तो आपके पास एक चौथा आदमी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है अगर उनमें ये खेल जाएगा। और हसीबुल्ला जो हमने पिछले मैच में जिसे खिलाया था वो फेल हो गया था भाई, वो ओपनर नहीं है, खुदा के वास्ते ओपनर नहीं है। उसे खिलाना है, उसे 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन खिलाओ, जो उसकी जगह बनती है। जहाँ उसने रन किए हुए हैं वहाँ खिलाओ, वरना फिर उसको दोबारा डोमेस्टिक भेज दो यार, खेलने दो उसको। ये नहीं करो कि उसको भेजा किसी नंबर पे, खिला परफॉर्मेंस उसने कहीं की हुई है, और सिर्फ रिजवान क्योंकि अपनी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो आप उसे ऊपर खिला के जाया करोगे और दोबारा भेज दोगे डोमेस्टिक में। ये ना करो। देना है तो सही जगह पे नंबर दो, और नहीं देना, टीम में जगह नहीं बन रही, हटा दो, हटा दो, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं कहता हूँ कि रिजवान के पीछे भी कीपर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपके 15 के स्क्वाड में नहीं बनेगा तो आप हसीबुल्ला और इमामुल हक को रिजर्व्स में लेके जाओ। वर्ल्ड कप तो खैर नहीं होगा, लेकिन ओडीआई में अगर आप बनाते हो कोई स्क्वाड तो लेके जाओ यार, रिजर्व्स में रखो, कि कभी अल्लाह ना करे कोई इंजर्ड हुआ तो आपने अंदर अंदर कर देना। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें अब आप मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल रवा हुए में रेडी हैं, तैयार हैं, मौका दोगे और चौका मारेंगे, वो वाले प्लेयर हैं। तो इमाम का जिक्र मैंने खास तौर पर आज इसलिए किया कि यार ज़रूरी था। हमने उस पर क्रिटिसाइज भी बहुत करते थे, जब जिस तरह वो आया था और जो भी उसकी गेम खेलने का तरीका था, स्लो था, जैसा भी था। लेकिन अब अगर एक बंदा जान लगा रहा है तो यार उसको फिर, अब वो जान कहाँ लगा रहा है, वो आपके सिस्टम में ही रह के लगा रहा है ना, तो फिर उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और फिर नाम भी लेना चाहिए यार। बाकी इतने सारे प्लेयर कह रहे हैं, कोई ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहा जो ये दे रहा है, तो यार कुछ तो स्पेशल है ना। ऐसे नहीं ऐसे ही नहीं आ जाती 2 बैक टू बैक 100, तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा उसको। खैर बहरहाल मेरी वीडियो आज यहीं तक है। देखते हैं एशेज का टेस्ट मैच कहाँ पर जाता है, फॉलो करेंगे और फिर मजीद डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलता है, अल्लाह हाफिज़।